हेलो दोस्तों। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहाँ पर अध्याय 10वां है। यहाँ पर हम लोग कानून और सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने क्लास 7 पॉलिटी में बाजार में एक कमीज अध्याय पढ़ा था। वहाँ पर आपने जाना था कि इरोड के जो कपास उत्पादक किसान हैं वो किन किन समस्याओं से ग्रसित हैं। आप लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि इरोड के जो कपास उत्पादक किसान हैं वो सीमांत किसान हैं, यानी कि उनके पास भूमि संसाधन बहुत कम है, पूंजी भी बहुत कम है और उन्हें फसल के उत्पादन के लिए बाजार से कर्ज लेना पड़ता है। तो वो कर्ज के लिए साहूकार या व्यापारियों पर डिपेंड रहते हैं। जब भी ये कर्ज लेने के लिए साहूकार या व्यापारी के पास जाते हैं तो साहूकार या व्यापारी इनसे पहले ये तय कर लेते हैं कि आपको तैयार फसल जो है हमें ही बेचनी पड़ेगी। चूँकि किसान को कर्ज चाहिए, फसल उगानी है, तो वो हामी भर देता है। जब इनकी फसल तैयार होती है तो ये इन्हीं के पास फसल बेचने के लिए भी जाते हैं। तो उस समय ये साहूकार या व्यापारी जो भी फसल की मार्केट कीमत होती है उससे कम कीमत पर ये फसल खरीदते हैं। और किसान की मजबूरी होती है, क्योंकि किसान ने इनसे इसी बात पर कर्ज भी लिया है कि भाई जो तैयार फसल है वो यहीं पे बेचनी पड़ेगी, पहले तय कर लिया है। तो किसान इस बात का विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे किसान का शोषण होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कपास की जो फसल है, कपास की फसल फिर आगे जाती है। कपास की फसल में आगे जाने पर जिनिंग प्रोसेस होती है। जिनिंग में जो कपास के डोडे होते हैं उनसे बीज और रुई अलग निकाली जाती है। फिर रुई के गट्ठर बनाए जाते हैं और रुई जो है आगे जाकर रुई से जो है फिर तंतु या धागा तैयार किया जाता है, यानी सूत कताई होती है, तंतु या धागा बनता है। और धागे की जब बुनाई होती है तो कपड़ा बनता है। फिर कपड़े के आगे जो कपड़े की रंगाई है, फिर कपड़े से विभिन्न प्रकार के परिधान बनते हैं। तो यहाँ पर एक पूरी प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कपास से कपड़ा बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, यहाँ पर हर स्तर पर जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है, हर स्तर पर जो उत्पाद है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। भाई, जो किसान के डोडे थे, डोडे से रुई निकाली गई तो रुई के जो गट्ठर बनेंगे, रुई की गट्ठर की कीमत ज़्यादा है। रुई के गट्ठर से जो धागा तैयार किया, तंतु यानी जो सूत की कताई हुई, तो धागा जो बना, धागे की कीमत ज़्यादा है। धागा से जो कपड़ा तैयार किया, कपड़े की कीमत ज़्यादा है। कपड़े की रंगाई करके, रंगाई के बाद जो तमाम तरह के परिधान बनाए जाएंगे, उन परिधानों की कीमत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हर स्तर पर मूल्यवर्धन हो रहा है। आप यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हर स्तर पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं मजदूर हैं। उन मजदूरों को इस मूल्यवर्धन का लाभ नहीं मिलता है। ये मजदूर जो है बहुत कम मजदूरी पर पूरा प्रोसेस करते हैं, पूरा काम करते हैं और इन्हें इस मूल्यवर्धन का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ पर ना तो इनकी सैलरी निश्चित होती है, ना तो यहाँ पे काम के घंटे निश्चित होते हैं और ना ही इनकी जॉब परमानेंट होती है। यानी यहाँ पर इनके जो नियोक्ता हैं वो जब चाहे इन्हें काम पे रख सकते हैं और जब चाहे इन्हें काम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे में बाजार में जो मजदूर हैं, उपभोक्ता हैं, यहाँ तक कि उत्पादक हैं, इनको शोषण से बचाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार ऐसे कानून बनाएगी ताकि बाजार में मजदूरों, उपभोक्ताओं और उत्पादकों को शोषण से बचाया जा सके। तो सरकार इनके लिए कानून बनाती है और कानूनों के माध्यम से निजी कंपनियों और व्यापारियों की जो गतिविधियां हैं इनको नियंत्रित करके सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से ऐसे कानून या प्रावधान बनाए हैं जिनके जरिए मजदूरों के अधिकार और उनके जो न्यूनतम वेतन है उसको तय किया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी के साथ साथ हमारे यहाँ रोजगार बहुत कम है। तो एक जॉब के लिए 20 या 50 लोग काम करने वाले हैं। ऐसे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या है कि लोग जॉब के चलते उन्हें, क्योंकि रोजगार चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर लोग मनमानी अपनी जो कीमत है, भाई उन्हें मनमानी सैलरी की डिमांड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ही काम को करने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो कम कीमत पर भी लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी वर्कर्स हैं अपने सैलरी को लेकर मोलभाव नहीं कर पाते हैं। वो अपने नियोक्ता यानी कंपनी या फिर ठेकेदार जो कारोबारी है उसके अधीन रहते हैं। यानी वो जो तय कर दे कि भाई आपको महीने में 5,000 मिलेंगे तो 5,000 पे अग्री हैं। दिक्कत यहाँ पर यही है कि हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है, जॉब कम है, तो यहाँ पर इस वजह से हमारे यहाँ मोलभाव नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक जैसे कि निजी कंपनियाँ, ठेकेदार, कारोबारी लोग जो हैं ये सही मेहनताना नहीं देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत सभी व्यक्तियों को है। भाई आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए काम तो करना ही करना है। काम की ज़रूरत सबको है, रोजगार कम है, तो ऐसे में हम कम कीमत पर भी यहाँ के लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। वो सौदेबाजी नहीं कर पाते हैं और बहुत ही कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सरकार ने
इन मजदूरों को या इन व्यक्तियों को शोषण से बचाने के लिए कानून बनाया है। ये कानून है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो है ये भारत की संसद के द्वारा 15 मार्च 1948 को पारित किया गया था। और इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करना है, ताकि उनका शोषण ना हो सके और उन्हें उनके काम का उचित मुआवजा मिल सके। न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का मतलब क्या है? देखिए, सरकार जो है यहाँ पर वेतन की एक सीमा निर्धारित करती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली एनसीआर के जो मजदूर हैं उनके लिए सरकार ने एक सीमा ये तय कर दी है, किसी भी मजदूर को एनसीआर में 10,000 रुपये महीने से कम सैलरी पर काम पर नहीं रखा जाएगा। तो कोई भी कंपनी या कोई भी जो ठेकेदार या कारोबारी है वो किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपये से कम सैलरी पर काम पर नहीं रख सकता है। अगर वो ऐसा करता है और सरकार की जो भी जांच है या कार्यवाही उसमें पकड़ा जाता है, उस पर उसे दंड दिया जाए, उसके ऊपर कार्यवाही होगी। तो यहाँ पर सरकार ने इस तरह से एक न्यूनतम सीमा बना दी है और ये सीमा सरकार तय करती है। तो ये कानून सुनिश्चित करता है कि किसी भी मजदूर को सरकार द्वारा निर्धारित एक न्यूनतम राशि से कम वेतन ना मिले। इसमें जो है महंगाई और समय की जो ज़रूरतें हैं इसके अनुसार समय समय पर सरकार इसकी सीमा बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए 10,000 रुपये की सीमा है और आने वाले 2 साल बाद सरकार ने न्यूनतम वेतन की सीमा 12,000 कर दी मजदूरों के लिए। तो यहाँ पे सरकार तय करती है न्यूनतम वेतन की सीमा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस सीमा से कम वेतन पर किसी मजदूर को कोई कंपनी या कोई ठेकेदार काम पर नहीं लगा सकता है। इससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा, इससे कम नहीं दे सकते हैं। यह कानून जो है ये सभी मजदूरों के लिए है, खासतौर से जो खेतिहर मजदूर हैं, निर्माण मजदूर हैं, फैक्ट्री के मजदूर हैं, घरेलू नौकर हैं, यानी घरेलू मेड वगैरह हैं या घरेलू जो कर्मचारी हैं, इनके हितों की रक्षा के लिए यह कानून बनाया है। देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में कुछ खामियां भी थी, तो समय के साथ इसे अपडेट करना जरूरी था। तो सरकार ने एक नया कानून बनाया है मजदूरी संहिता 2019। इसमें जो है पुराना जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है 1948 इसको इसमें ऐड कर दिया गया है और कुछ और पुराने जो अधिनियम थे सबको ऐड करके एक मजदूरी संहिता 2019 बनाई है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बाद भारत में श्रमिकों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए। क्योंकि ये अलग अलग समय में बनाए गए, एकीकृत नहीं थे, तो इनको लागू करने में दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से सरकार ने क्या किया, 2019 में मजदूरी संहिता 2019 लागू की। इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित अन्य जो अधिनियम थे मजदूरों के हितों में उन सबको एकीकृत करके एक संहिता बना दी ताकि प्रभावी रूप से लागू हो सके। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि इसने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित जो 4 पुराने कानून हैं इनको आपस में मिला दिया। कौन कौन से कानून मिलाए हैं? एक तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाया है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में शामिल किया है, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये सभी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं सरकार कानून बनाती है, लेकिन जब तक उन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न हो तब तक उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मान लीजिए सरकार ने कानून बना दिया, अब कानून लागू ही ना हो पाए, धरातल पर इम्प्लीमेंट ही ना हो, तो उस कानून का बनने का मतलब ही नहीं है। तो केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें लागू करना भी अनिवार्य होता है। तो सरकार लागू कैसे करती है? तो सरकार क्या करती है, जो भी कंपनियां हैं, जो भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उनका नियमित निरीक्षण करती है। कार्यस्थलों की समय समय पर जांच करना ताकि कानून का उल्लंघन ना होने पाए। यानी यहाँ पर ये देखती है जाके ये क्या वास्तव में मजदूरों के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया गया उसके अनुरूप उन्हें सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो भी फैक्ट्री की जो कार्यदशाएं हैं वो मजदूरों के अनुरूप हैं या नहीं है। तो ये सरकार नियमित जांच के जरिए ये देखती है। दंडात्मक कार्यवाही, अगर कोई कंपनी मालिक या ठेकेदार ये कानून तोड़ता है तो उन कानून तोड़ने वाले मालिकों या नियोक्ताओं को सजा दी जाती है। देखिए, जो भी मजदूरों के हितों में जो कानून बनाए गए हैं ये कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि इनके साथ भेदभाव ना हो और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म है वो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। जैसे हम लोगों ने अनुच्छेद 23 और 24 में पढ़ा था। अनुच्छेद 23 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 कहता है कि इसमें किसी को भी कम वेतन पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी आप किसी व्यक्ति को फोर्सफुली कम वेतन पे काम करने या फिर फ्री में मतलब बेगार करने, जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में कुछ ऐसी दबंग टाइप जातियां नहीं थी जो निचली जातियों को अपने अंडर में रखती थी, उनको दबा के रखती थी, उनसे जबरन काम लेती थी, तो इसे बेगार कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा भट्टों पर मजदूरों को बाहर से लाया जाता है, उन्हें बंधुआ बना के काम करवाते हैं। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से ये कहता है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने
या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम पर रोक लगाता है। ये 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता है, ये अनुच्छेद 24 कहता है। तो यहाँ पर जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं वो संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाए हैं। देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पर आंकड़े भी बताए गए हैं। 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार ये आंकड़ा बताया गया है कि भारत में 5 से लेकर 14 साल की उम्र के जो 40 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं कि विभिन्न व्यवसायों में नौकरी कर रहे हैं। इन 2011 की सेंसस में आंकड़ा है। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा है। अब आप इमेजिन कीजिए, ये तो 2011 की बात है और अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है साल, अभी आपका 2026 चल रहा है। तो 2011 में जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे उद्योगों में या कंपनियों में काम कर रहे थे, तो अब इमेजिन कर सकते हैं अब तो आबादी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो अब संख्या ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये कि सरकार ने भले कानून बनाए हैं लेकिन चोरी छिपे बहुत सारी इलीगल गतिविधियाँ हो रही हैं। कंपनियां जो है मजदूरी बचाने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए इन बच्चों को काम पे लगा लेती हैं। बच्चे कम लागत पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई परिवारों में, कई घरों में जहाँ पर मान लीजिए बच्चे के माँ बाप नहीं है या माँ बाप सक्षम नहीं है, तो ऐसे में बच्चों को काम करना पड़ता है। तो बच्चों से काम तो पूरा लिया जाता है लेकिन उन्हें सैलरी पूरी नहीं मिलती है। तो एक तरह से बच्चों का शोषण होता है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ कानून भी बनाए हैं। देखिए सबसे पहले इस दिशा में कानून जो है ये बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। यानी बाल श्रम को रोकने के लिए जो बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम है 1986 में ये पारित किया गया था। हालांकि इसमें कुछ खामियां थी, तो इसका संशोधित रूप जो है 2016 में पारित किया गया है। तो 2016 में जो है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम पारित किया गया है और इसने जो है जो 1986 वाला बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम है इसमें संशोधन किया है। अब पहले क्या था, पहले ये था कि 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक उद्योग में काम पर नहीं रखा जा सकता है, जोखिम भरे उद्योग में काम पर नहीं रखा जा सकता। उसमें ये बात कही गई थी, यानी एक तरह से वहाँ पर ये कहा गया था कि किसी भी खतरनाक उद्योग में 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम पर नहीं रखे जाएंगे। लेकिन ऐसे उद्योग जो खतरनाक नहीं है वहाँ पर बच्चे रखे जा सकते हैं, एक तरह की वहाँ पर ढील दी गई थी। लेकिन अब जो संशोधन हुआ है 2016 में, इसमें ये बात स्पष्ट तरीके से कह दी गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में, यानी कहने मतलब ये 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चे किसी भी व्यवसाय में काम नहीं कर सकते हैं। ये बात इस अधिनियम ने कह दी है। और किशोरों के बारे में यहाँ पे कहा गया है तथा किशोरों 14 से 18 साल के जो किशोर हैं ये जोखिम भरे व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने में प्रतिबंध है। यानी पहले जो बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में आया था उसमें 14 साल से कम के जो बच्चे थे, कम उम्र के जो बच्चे थे, वो खतरनाक उद्योगों में काम पर नहीं रखे जा सकते थे। हालांकि जो सामान्य कंपनियां हैं, सामान्य जो काम है उनमें रखे जा सकते थे। लेकिन अब जो संशोधन हुआ है 2016 में, इसमें ये बात स्पष्ट कह दी है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी व्यवसाय में, किसी भी उद्योग में काम पर नहीं लगाए जा सकते हैं। वहीं किशोरों को लेकर ये मानदंड बना दिया गया है, एक पैरामीटर सेट कर दिया गया है कि 14 से 18 साल के जो किशोर हैं ये खतरनाक या जोखिम भरे जो व्यवसाय हैं, जैसे खनन व्यवसाय है या आयरन फैक्ट्री है, यहाँ पर काम पर नहीं रखे जा सकते हैं। यानी बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। हालांकि इस कानून में अपवाद हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हर कानून में कुछ ना कुछ अपवाद होते होंगे। आपके मन में आता होगा कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है, इनमें बच्चे काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? देखिए इन्हें छूट दी गई है क्योंकि यहाँ पर जो काम होता है वो काम कोई शारीरिक मेहनत वाला नहीं है, इसलिए इनमें इन्हें छूट दी गई है। सरकार ने एक यहाँ पर पेंसिल पोर्टल भी बनाया है और इस पोर्टल का उद्देश्य जो है कि बाल श्रम उन्मूलन की निगरानी करना है। यानी यह पोर्टल जो है भारत सरकार के द्वारा 2017 में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रभावी निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करना है। ये पोर्टल जो है बाल श्रम से संबंधित शिकायतें दर्ज करता है, चाइल्ड की ट्रैकिंग करता है और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पोर्टल पेंसिल पोर्टल है, जिसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम के उन्मूलन के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। इसके अलावा हमारे संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी हैं। जैसे अनुच्छेद 39D यह प्रावधान करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 39D जो है ये राज्य के नीति शीर्षक तत्वों का हिस्सा है और आप लोग जानते हैं कि जो DPSP हैं, यानी राज्य के जो नीति शीर्षक तत्व हैं, ये सीधे वाद्यों के नहीं हैं।
यानी अगर इनका हनन होता है तो हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। केवल मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीतिशक तत्वों का हनन होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो अपने जजमेंट दिए हैं, उन जजमेंट में अनुच्छेद 39D को प्रवर्तनीय बना दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 39D को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट दिए हैं, जो अपनी व्याख्याएं दी हैं, उसमें इस अनुच्छेद 39D को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ा गया है। इस सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 39D को अलग से देखने के बजाय इसे अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति अब न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद 39D वाले अधिकार को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी टीपीएसपी के लिए नहीं, केवल अनुच्छेद 39D के हनन पर हम लोग न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न समूहों के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए हैं, जैसे कार्यस्थल पर सुरक्षा के कानून। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती हैं। जब वहाँ पर कोई हादसा हो जाता है उसके बाद सरकार एक्टिव होती है, उस पर एक्शन लेती है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कई ऐसी कंपनियां हैं जो इलीगल रूप से, अवैध रूप से लोगों के मकानों में चल रही हैं। कई बार वहाँ पर हादसा हो गया है, आग लग गई है, मजदूर नहीं निकल पाए हैं, मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है। इस तरह की तमाम वारदातें आप सुनते होंगे। तो कार्यस्थल पर मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हैं। इसके लिए कारखाना अधिनियम 1948 पारित किया गया है। कारखाना अधिनियम जो है ये कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए सुरक्षा मानकों को तय करता है, जैसे कि किसी भी कंपनी में आपातकालीन एग्जिट गेट होने चाहिए, चेतावनी अलार्म होने चाहिए, उचित वेंटिलेशन होना चाहिए और सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता होनी चाहिए, ताकि मजदूरों के साथ कार्यस्थल पर कोई अनहोनी न होने पाए। ऐसे ही उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें, इसके लिए गुणवत्ता मानक कानून बनाए गए हैं। जैसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 पारित किया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है। आपने देखा होगा जो विद्युत उपकरण होते हैं उन पर ISI मार्क लगकर आता है। वहीं सोने के जो उत्पाद हैं या सोने की जो ज्वेलरी है उस पर गवर्नमेंट ने हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। इसको करने के पीछे रीजन यही है ताकि जो भी उत्पाद आप खरीदें उसकी गुणवत्ता का आपको आश्वासन मिले कि वास्तव में इसमें ये जो मानक है इसके अकॉर्डिंग सामग्री है या नहीं है। इससे आपको ये बात पता चल सके। खाद्य पदार्थों के लिए जो फसाई के मानक हैं, फसाई का मतलब आप लोग जानते होंगे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत जो मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार जो खाद्य उत्पाद हैं वो मार्केट में बेचे जाएंगे। तो यह जो है उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता वाली दवाओं, भोजन या उपकरणों से ये बचाता है। सरकार ने जो उपभोक्ताओं के लिए कीमत नियंत्रण कानून भी बनाए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोग वस्तुओं की कीमतों को न बढ़ा सकें। जैसे अभी आपने हाल में देखा होगा जब ईरान इजराइल युद्ध स्टार्ट हुआ था उस समय अफवाहें फैलने लगी थी। कुछ लोगों ने कालाबाजारी भी स्टार्ट कर दी थी। कुछ लोगों को लगने लगा था कि अब तो तेल नहीं आ पाएगा, अब तो ये चीज़ सिलेंडर नहीं मिलेगी। तो सरकार ने जो है एक एडवाइजरी जारी की और उसके जरिए जो अनिवार्य वस्तु अधिनियम है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के लिए आदेश भी दिए गए थे कि अगर कोई व्यक्ति कालाबाजारी कर रहा है, चीज़ों की कीमतें बढ़ाने का प्रयास कर रहा है तो उसके ऊपर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो कीमत नियंत्रण कानून में अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 पारित किया गया है। देखिए ये अधिनियम जो है इसके माध्यम से सरकार जो है चीनी, अनाज, मिट्टी का तेल और दाल जैसी जो आवश्यक वस्तुएं हैं इनकी जमाखोरी को रोकती है और उनकी जो अधिकतम कीमत है ये तय करती है ताकि आम जनता, खास करके जो विशेष करके जो गरीब वर्ग है वो इन्हें खरीद सकें। आपने देखा होगा कोरोना के समय भी कई दुकानदारों ने प्रयास किया था कि कैसे भी करके कीमतें बढ़ाई जाएं ताकि मुनाफा अधिक से अधिक मिल सके। तो उस समय इसी अधिनियम के तहत कीमतों को नियंत्रित किया गया था। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए कानून बनाए गए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इस दिशा में पारित किया गया है। ये जो है एक व्यापक कानून है जो फैक्ट्रियों को हवा और पानी प्रदूषित करने से रोकता है। इसके अलावा जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 भी ये भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हैं। देखिए यूनियन
या संगठन बनाने वाले कानून भी बनाए गए हैं, ताकि मजदूर जो है अपने संगठन या यूनियन बना के अपने अधिकारों की डिमांड रख सकें, अपने अधिकारों की मांग कर सकें। इस दिशा में व्यापार संघ अधिनियम 1926 पारित किया गया है। देखिए, यह कानून जो है मजदूरों को संगठन बनाने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है और संगठन के माध्यम से मजदूर जो है सामूहिक शक्ति का उपयोग करके अपने वेतन और जो काम की स्थितियां हैं इनके लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनियां इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है, उन्हें सैलरी नहीं उनकी बढ़ाती है, बोनस नहीं देती है, जो कार्यस्थल की दशाएं हैं वो भी उनके अनुरूप नहीं होती हैं। तो ऐसे में मजदूर इस अधिनियम के तहत अपना संगठन बना के विरोध दर्ज करा सकते हैं या स्ट्राइक कर सकते हैं। अब हम लोग मानव इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ेंगे। इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। उनमें से हजारों की संख्या में लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, हजारों की संख्या में लोग जो हैं श्वसन संबंधी रोगों से ग्रसित हुए और कई बच्चों की जो भी ग्रोथ है उसमें विकृति हो गई, कई बच्चों की जो ग्रोथ थी वो रुक गई। यहाँ इस घटना की वजह से जो भी जेनेटिक परिवर्तन थे वो भी हुए। आज तक इस संयंत्र से निकलने वाला जो जहरीला कीटनाशक है या जहरीला रसायन है वो इस क्षेत्र की मिट्टी को, पानी को दूषित कर रहा है। देखिए, इस घटना की जो शुरुआत है ये 1980 के दशक से होती है। 1980 के दशक में भोपाल में एक अमेरिकी कीटनाशक कंपनी है यूनियन कार्बाइड, इसका कारखाना यहाँ पे स्थापित कराया जाता है। उस समय भारत सरकार की प्राथमिकता ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित कराए जाएं ताकि भारत के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो सके। तो उस समय जो कानून थे बहुत ज़्यादा लचीले थे या फिर ना के बराबर थे और सरकार भी कानूनों में ढील दे रही थी। सरकार का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित कराए जाएं। तो भोपाल में एक अमेरिकी कीटनाशक कंपनी है यूनियन कार्बाइड, ये अपना कारखाना स्थापित करती है और ये सरकार के जो लचीलेपन या जो कानूनों में जो ढिलाई थी इसका फ़ायदा उठाते हुए ये कॉस्ट कटिंग करती है और अपने संयंत्र में जो सुरक्षा मानक हैं उनके साथ समझौता कर लेती है। यानी कि ये संयंत्र में सुरक्षा जो उपकरण हैं वो बहुत कम या ना के बराबर लगाती है। यानी यहाँ पर कंपनी का केवल फोकस उत्पादन पर होता है। तो यहाँ पर कंपनी में पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी थी, हालांकि वो दुर्घटनाएं छुपा दी गई या दबा दी गई या फिर उन्हें कैसे भी कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन 2 दिसंबर 1984 की रात क्या था, इस कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, इसे मिक गैस भी कहा जाता है, इसका रिसाव होना स्टार्ट हो गया। चूँकि सर्दियों के दिन चल रहे थे, सर्दियों थी तो सर्दियों में लोग अपने घरों में सोए हुए थे। तो ये 2 दिसंबर 1984 की रात से ये गैस फैलना स्टार्ट हुई है और जब ये गैस आसमान में चारों ओर छा गई है, बादल के रूप में छा गई है, लोगों के घरों में पहुंचने लगी है, तो लोग सोते सोते ही लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। उस समय किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। इधर कंपनी वाले भी इतने महान थे, उन्होंने बाहर इसकी खबर फैलनी नहीं दी कि ये गैस हमारे यहाँ से रिसाव हो रही है। तो कई लोग जो थे 2 दिसंबर यानी 3 दिसंबर को कई लोग जो थे हॉस्पिटल में भी गए। हॉस्पिटल के डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ, कैसी बीमारी है, आंखों में एकदम से लोगों की जलन क्यों हो रही है, आंखें सफ़ेद क्यों पड़ जा रही हैं, समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद 1-2 दिन में ये स्थिति क्लियर हो गई थी कि ये जो गैस आ रही है या लोगों के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं इस प्लांट की वजह से आ रही हैं। जब उस प्लांट की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि यहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लगातार रिसाव हो रहा है। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। यहाँ पर जो जीवित बचे लोग थे वो आज भी श्वास के विकारों से, श्वसन संबंधी जो विकार हैं या आँखों की बीमारियों से आज भी ग्रसित हैं और आज भी यहाँ के बच्चे जो हैं उनके अंदर जेनेटिक विकार देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ के बच्चे आज भी अपंग पैदा हो रहे हैं इस क्षेत्र के। यानी कि उस समय स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह थी कि 3 दिन के भीतर भीतर, यहाँ तो केवल सरकारी आंकड़ा 8,000 का दिया गया है, लेकिन ऐसा अनुमान है ये 10 से 15,000 के बीच में लोग मारे गए थे। आप लोग जानते हैं 1984 में तब तो इतना लिखा पढ़त होती नहीं थी जैसा आज होती है। आज तो मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हर चीज़ की लिखा पढ़त होती है। उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय एक अनुमान था कि 8,000 या इससे ज़्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं 10 से 15,000 या 15 से 20,000 लोग उस समय मारे गए थे। तो ये जो दुर्घटना थी ये वास्तव में कंपनी की लापरवाही का परिणाम थी। कंपनी ने केवल और केवल लागत बचाने के लिए यहाँ पे सुरक्षा उपकरणों से समझौता कर लिया
यहाँ पे सुरक्षा उपकरण जो लगाने चाहिए वो लगाए ही नहीं। कंपनी ने लागत घटाने के लिए सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी की। 1980 से 1984 के बीच जो कामगारों के दल की संख्या थी वो भी यहाँ पे 12 से घटाकर 6 कर दी थी। यहाँ पर जो कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर थे, इनकी सुरक्षा प्रशिक्षण की जो अवधि थी इन्होंने 6 महीने से घटा के 15 दिन कर दी थी। यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे थे वो भी ट्रेंड नहीं थे, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। यानी कंपनी ने हर चीज़ में यहाँ पे कटौती की थी, केवल और केवल मुनाफा कमाने के लिए। यहाँ तक कि जो रात के समय जो यहाँ पर जो भी सुरक्षा करने वाले जो दल थे उनको भी हटा दिया गया था। यानी कहने का मतलब ये था कंपनी केवल और केवल चल रही थी, जैसे जैसे ही कंपनी चला रहे थे। इनका मतलब मकसद यही था कि केवल पैसा कमाओ, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक दिन हादसा होता है और हादसा इतना बड़ा होता है उसकी चपेट में हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं और उसके बाद फिर सबकी नींद टूटती है। तो भारत सरकार भी फिर एक्टिव होती है। यानी इस हादसे के बाद भारत सरकार ने भी कई सारे प्रावधान बनाए, कई सारे कानून बनाए ताकि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। तो सरकार ने जो 1985 में कंपनी पर $3 अरब का मुआवजा ठोंका। यानी इन्होंने दीवानी केस किया और इस दीवानी केस में कंपनी से $3 अरब का मुआवजा मांगा। हालांकि 1989 में कंपनी से केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर सरकार ने समझौता कर लिया। यानी आप समझ सकते हैं $3 अरब का मुआवजा मांगा गया लेकिन $47 करोड़ पर ही समझौता हो गया। सरकार ने उस समय ये समझौता कर लिया। हालांकि कारखाना तो बंद हो गया। कारखाना बंद होने के बाद भी उस कारखाने को वहाँ से हटाया नहीं गया, ऐसे छोड़ दिया। तो आज भी वो कारखाना वहीं पर है। अभी हाल में कुछ खबरें आई भी हैं कि कुछ उसके टैंक वगैरह खाली किए गए हैं, उनसे कचरा निकाला गया है, लेकिन कारखाना आज भी वहीं है। तो कारखाना बंद होने के बाद भी वहाँ छोड़े गए जो विषैले रसायन हैं, उन रसायनों से भूमिगत पानी दूषित हो रहा है। और जो दूषित पानी है वो पानी जो है आसपास के क्षेत्र के जो ग्राउंड वाटर है उनको भी प्रभावित कर रहा है, पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं जिनके पास साफ पानी नहीं है, तो ऐसे में आसपास के इसके कंपनी के आसपास के जो भी नल हैं उनसे पानी पीने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार ने इन हैंडपंपों को लाल रंग से चिन्हित किया है, लेकिन लोगों के पास विकल्प नहीं है, तो लोग यही पानी पीने को मजबूर हैं। तो इस क्षेत्र में जहाँ पर ये कंपनी लगी थी वहाँ पर आज भी लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से कंपनियाँ भारत में अपने संयंत्र स्थापित करती हैं। तो भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन के प्रमुख कारण हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत आबादी के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और रोजगार ना के बराबर या बहुत कम है। तो ऐसे में लोग कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाते हैं। यानी यहाँ पर हमारे यहाँ सस्ता श्रम है, कम लागत पर अधिक समय तक लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा विदेशों की तुलना में यहाँ के मजदूरों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देनी नहीं पड़ती है। जैसे यूरोप में या अमेरिका में मजदूरों को लेकर बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, उन्हें आवास या अन्य जो खर्च है वो भी उन्हें दिया जाता है, आने जाने का खर्च या जो आने जाने के साधन वो भी लगाए जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में हर चीज़ जो है मनमाने तरीके से चल रही है। तो कंपनियां जो है लागत बचाने के लिए अपने संयंत्र या प्लांट भारत में स्थापित कराती हैं। इसके अलावा भारत में विशाल बाजार भी है, आबादी के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। यहाँ की उदार आर्थिक नीतियाँ हैं तो ये भी निवेश को आकर्षित करती हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। इन सब कारणों से कंपनी जो है भारत में अपने प्लांट या उपक्रम स्थापित कराती हैं। भारत में जो कमजोर श्रम और सुरक्षा कानून है, इनकी वजह से लागत घटाने के लिए सुरक्षा उपायों की अनदेखी करना आसान होता है, ये भी एक कारण है। आप कभी भी आप देखें, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आप पाते होंगे अमेरिका या यूरोप के जो वर्कर होते हैं वो जो गैजेट्स वगैरह वियर करते हैं और भारत में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, भले वो क्लीनिंग का काम कर रहा है, यानी कि वो अगर नगर पालिका में भी वहाँ काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर गियर दिए जाते हैं, प्रॉपर उन्हें सेफ्टी के लिए गियर ग्लव्स दिए जाते हैं, मास्क दिए जाते हैं और प्रॉपर रूप में काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब मनमानापन चलता है, हमारे यहाँ केवल लागत बचाई जाती है, भ्रष्टाचार होता है, धांधली होती है। तो यहाँ पर इसी वजह से कंपनियाँ भारत में अपने प्लांट लगाती हैं कि उन्हें ये सब करने का मौका मिल जाता है। सरकार से गठजोड़ करके वो प्लांट जो है सस्ते दाम में चला पाती हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाती हैं। इसके अलावा जो अन्य विकसित देश हैं, वो विकसित देश अपने देशों में इस तरह के उपक्रम लगाने से बच रहे हैं जो कि वहाँ के पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग विकासशील देशों में अपने उद्योगों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो विकसित देश
अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सकें और ये अपने देशों को साफ़ सुथरा रख सकें। जैसे यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्ट पर्यावरण लॉ बने हुए हैं, इन्वायरमेंट के स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं। अगर वहाँ पे कोई कंपनी स्थापित की जाती है तो पर्यावरण को दूषित करने के जुर्म में उन पर अच्छा खासा जुर्माना भी लगता है, तो वहाँ पे लागत बढ़ जाती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ये जो कंपनियां हैं या ये जो विकसित देशों की कंपनियां हैं, ये विकासशील देशों की ओर उन्मुख हो रही हैं। खास करके जो दक्षिण एशियाई देश हैं, जिनमें कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर विषैले और खतरनाक उद्योग जो हैं स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे कीटनाशक, एस्बेस्टॉस बनाने वाले, जस्ते या शीशे को संसाधित करने वाले जो कारखाने हैं, बड़े पैमाने पर भारत या दक्षिण एशिया के अन्य देशों में स्थापित हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि हमारे भारत में औद्योगिक आपदा यानी विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा हमारे यहाँ घटित हुई। उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए, तो सरकार की नींद जो है इस आपदा के बाद खुली और सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून बनाए। भोपाल गैस ट्रेजेडी से पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यावरण कानून नहीं थे। उस समय पर्यावरण को एक मुफ्त की चीज़ माना जाता था और जो भी उद्योग धंधे थे उन्हें हवा पानी को दूषित करने का खुला अधिकार था। उस समय कोई कानून प्रॉपर वे में लागू नहीं थे, नहीं पर्यावरण कानून भी वहाँ पर उस समय थे नहीं, और जो कानून थे भी जल कानून या वायु कानून वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लागू नहीं हो रहे थे। तो सरकार ने जो 1984 के हादसे से सबक लेते हुए 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून पारित किया है और इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। देखिए ये कानून जो है केंद्र सरकार को मानक निर्धारित करने, उद्योगों को विनियमित करने और उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति देता है। इस कानून के तहत हानिकारक उद्योगों को बंद कराने या उन पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। इसके अलावा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। यहाँ पर एक फैसले का नाम दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य जो मामला है 1991 का, इसमें ये स्पष्ट कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यानी प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मुक्त हवा और पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में माना है। आपने देखा होगा कि एनसीआर में दिल्ली रीजन में जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च है, तो इस दिशा में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपनी जो गाइडलाइन जारी की है, कई बार निर्णय दिए हैं। आप लोग जानते हैं कि एनसीआर रीजन में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है ये पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो 1998 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये आदेश दिया है कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन की जगह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी गैस आधारित जो वाहन है वो चलाए जाएं। सार्वजनिक वाहन का मतलब क्या है, जो भी रोडवे जो डीटीसी की जो बसें हैं, पहले डीजल बसें हुआ करती थी, अब तो सीएनजी वाली बसें हैं या इलेक्ट्रिक बसें हैं, यानी अब डीजल बसें हटा दी गई हैं, अब तो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें वहाँ चल रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर ऐसे उद्योगों पर कार्रवाई भी करता है, सरकार भी एक्शन लेती है। आपने देखा हो कई बार जब लोग जागरूक होते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं कि इससे हमारे हवा पानी या पर्यावरण को दूषित हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर एक्शन लेता है, सरकार भी एक्शन लेती है, उन उद्योग धंधों को बंद कराती है। लेकिन यहाँ पर एक संकट और भी है, कई बार हम लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर उद्योग धंधों को बंद तो करा देते हैं, लेकिन उद्योग धंधे बंद होने की वजह से हमारे यहाँ पर जो बहुत बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है। खास करके जो हमारा मध्य वर्ग है, यानी हमारे यहाँ का जो मिडिल क्लास है, वो वर्ग ये चाहता है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे यहाँ पर पर्यावरण में प्रदूषण ना फैले, तो वो लोग समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो लोग इन फैक्ट्रियों में अपना काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। तो हमें इसका समाधान इस तरह से निकालना है कि स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और रोजगार दोनों में संतुलन बनाया जाए। यानी हमें इस तरह के उपाय सुझाने हैं जिसके जरिए पर्यावरण संरक्षण भी हो और उद्योग धंधे भी चलते रहें। आपकी किताब में सतत विकास लक्ष्य 8 और सतत विकास लक्ष्य 9 के बारे में बताया गया है।
सतत विकास लक्ष्य 8 जो है ये उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। आप लोग जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं 2030 तक के लिए रखे गए हैं, इन्हें 2030 तक अचीव करना है और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनमें से 8 और 9 यहाँ दिए गए हैं। तो सतत विकास लक्ष्य 8 का उद्देश्य है सभी के लिए सम्मानजनक रोजगार, उत्पादक कार्य और सतत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना है। सतत विकास लक्ष्य 9 ये उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य मजबूत बुनियादी ढांचा, समावेशी औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो ऐसे करके हमने कानून और सामाजिक न्याय के बारे में अध्याय को पढ़ लिया है। देखिए, इसी के साथ आपकी क्लास 8 की जो पॉलिटी की किताब है ये समाप्त हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। जैसा कि मैं आपसे पहले से कहता आ रहा हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से इसके नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी के प्रॉपर नोट्स के साथ साथ इसके जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। नोट्स परचेज करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एक तो अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी होगी। नोट्स में एनसीईआरटी के साथ साथ अतिरिक्त फैक्ट भी ऐड किए गए हैं, अपडेटेड फैक्ट भी ऐड किए गए हैं। तो ये चीज़ें भी आपका समय बचाएंगी, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगी। अभ्यास प्रश्न जो हैं, अभ्यास प्रश्नों से आप ये जान पाएंगे कि आप कितना चीज़ों को सीख पा रहे हैं, कितना आप अचीव कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप नोट्स ना बनाकर आप नोट्स को परचेज करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।